ईयर 1969 जुलाई का महीना। द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर न्यूज़पेपर के ऑफिस में सभी लोग अपना काम कर रहे थे। उस दिन वहाँ के एडिटर उन्हें आए हुए मेल्स चेक कर रहे थे और उनमें उन्हें एक अजीब सा लेटर दिखा। उस लेटर में एक कोडेड मैसेज था। पहली बार देखने पर उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या है, लेकिन पूरा लेटर पढ़ने के बाद उन्हें सब क्लियर हो गया। और उस लेटर को पढ़ते ही एडिटर के हैंड्स शेक हो गया, उनके माथे पर पसीना आ गया। वो फौरन मैनेजर के पास तेजी से भागे। वहां जाकर उन्होंने वो लेटर मैनेजर के सामने रखा और कहा, सर, हमें इसे पब्लिश करना होगा। मैनेजर ने एडिटर की तरफ देखा। एडिटर की आंखों में और उनकी बातों में डर साफ दिख रहा था। उनकी बॉडी भी शेक हो रही थी। मैनेजर ने कहा, पहले तुम बैठो। उन्होंने एडिटर को बताया, पानी दिया और पूछा, क्या है इस लेटर में। एडिटर ने लटखड़ाती आवाज में उस लेटर के बारे में बताया। ये सुनते ही अब मैनेजर ने शेक हो गए। उनके चेहरे पर भी पसीना आ गया। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि ये लेटर कल सुबह के न्यूज़पेपर में प्रिंट होना चाहिए। तो आखिर वो लेटर भेजा किसने था? लेट 1960s और अर्ली 1970s में सैन फ्रांसिस्को के लोगों को घर से बाहर निकलने से भी डरने पर मजबूर कर देने वाला द ज़ोडियाक किलर। और इस लेटर में लिखा था कि अगर इस मैसेज को पब्लिश नहीं किया तो वो नेक्स्ट एक स्कूल बस में बैठे सारे बच्चों को मार देगा। तो आखिर कौन है ये ज़ोडियाक किलर? लोग इसे इतना डरते क्यों थे और पुलिस भी इसे पकड़ क्यों नहीं पाई? ये सब आज की वीडियो में देखते हैं। इस ज़ोडियाक किलर का नाम सुनकर ही फेमस न्यूज़पेपर एडिटर्स और मैनेजर्स भी क्यों काम गए थे, ये जानने के लिए हमें इस इंसिडेंट से 6 साल पीछे जाना होगा। जून 4, 1963 सदर्न कैलिफोर्निया की सैंटा बारबरा काउंटी में एक लॉम्पार्क हाई स्कूल था। वहाँ रॉबर्ट डोमिंगोस और उसकी फियांसी लिंडा एडवर्ड्स सीनियर स्टूडेंट्स थे। अब स्कूल में फियांसी कंफ्यूज मत होना, वहाँ कॉलेजेस को भी स्कूल कहते हैं और वो दोनों मेजर्स थे। यूएसए में एक पुराना ट्रेडिशन है जिसका नाम है सीनियर डिच डे। मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स कॉलेज के आखिरी दिनों में किसी एक दिन क्लासेस बंक करके बाहर घूमने जाते हैं। तो उस दिन ये दोनों भी क्लासेस बंक करके गैवियोटा स्टेट पार्क के पास एक बीच पर सन बाथिंग के लिए गए। सन बाथिंग का मतलब धूप में लेटना। एनीवेज, जब वो दोनों अगले दिन भी घर नहीं लौटे तो रॉबर्ट के फादर उन्हें ढूंढते हुए उस बीच पर पहुंचे और वहां के सीन देखकर वो वहीं गिर पड़े। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा और होने वाले बहू बड़ी बेरहमी से मारे पड़े थे। तुरंत पुलिस और इन्वेस्टिगेशन भी वहां पहुंचे। उन्होंने वहां उनकी डेड बॉडीज को देखा। दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि पहले उनके हाथ पीछे बांधे गए थे और फिर दोनों बॉडीज को एक साथ बांध दिया गया था। वहां मिले एविडेंस के मुताबिक हुआ ये था कि किलर को देखकर उन दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन किलर ने रॉबर्ट को करीब 11 बार शूट किया और लिंडा को 9 बार शूट किया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उन्हें एक ही बार में इतनी बुलेट्स नहीं मार गई। पहले उनके 1 या 2 बार शूट करके ये कंफर्म किया गया कि अब वो चल ना पाए। फिर उन्हें बांधकर घसीट कर ले जाया गया। वहां उनके ऊपर लकड़ी के टुकड़े डालकर जलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन आग नहीं लगी। इसके बाद किलर ने अपनी सारी बुलेट्स उनकी बॉडीज में उतर दी और वहां से चला गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस केस को सॉल्व करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ। उस टाइम ये मर्डर किसने और कौन किया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन गया। और रिपोर्टर्स के मुताबिक ये ज़ोडियाक किलर का पहला मर्डर था। ओके, ये यूट्यूब वीडियो के बीच में आने वाला एड ब्रेक नहीं है, ये सिर्फ हमारे बीच की बात है। वीडियो शुरू होने से अब तक इतने ध्यान से सुनने वाले आप जैसे लोगों के लिए ये मेरा पर्सनल इन्विटेशन है। मैं आपको योर नहीं कह सकता, बस इस रिश्ते को ऑफिशियल बना लेते हैं। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है वो एक इन्विटेशन कार्ड है, प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए। चलिए अब स्टोरी में वापस चलते हैं। पहले मर्डर के बाद अक्टूबर 30, 1966 18 ईयर ओल्ड चेरी जोसेफिन बेट्स अपने फादर जोसेफ के साथ रहती थी। वो कैलिफोर्निया के रिवरसाइड सिटी कॉलेज में पढ़ती थी। अक्टूबर 30, 1966 को वो अपने डैड के लिए एक नोट लिखकर चली गई। नोट में लिखा था, डैड मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। घर में ऐसे नोट्स रखकर जाना एक आदत ही है उस टाइम पर। घर में ऐसी नोट्स रखकर जाना एक आदत है उस टाइम पर। लेकिन उस दिन वो रात तक घर नहीं आई तो उसके फादर परेशान होकर लाइब्रेरी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उसकी कार एक वोक्सवैगन बीटल लाइब्रेरी के पास ही पार्क की हुई है। ये देखकर उनकी टेंशन थोड़ी कम हुई। उन्होंने सोचा अंदर पड़ी रही होगी, लेकिन जब वो अंदर गए तो वो वहां नहीं थी। उन्होंने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। उस लड़की की डेड बॉडी पुलिस को लाइब्रेरी के पास 2 घरों के बीच मिली। फॉरेंसिक एनालिस्ट के मुताबिक किलर ने उस लड़की को कई बार चाकू से मारा और फिर उसका गला काटकर उसे मार डाला। क्राइम सीन से एक मर्दों के टाइमेक्स वॉच और मिलिट्री बूट्स के प्रिंट भी मिले। ये कंफर्म हो गया कि मर्डर एक लड़के ने ही किया है। रेप के लिए भी चेक किया गया, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो ये केस भी बिना किसी मोटिव के एक मिस्ट्री बन गया। पुलिस भी परेशान थी, वो किलर को ढूंढ नहीं पा रहे थे।
लेकिन ठीक 1 महीने के बाद एक लोकल न्यूज़पेपर और पुलिस डिपार्टमेंट को एक लेटर मिला। लेटर के ऊपर लिखा था द कन्फेशन। उसमें लिखा था मिस बेट्स को मारना ही था, वो एक स्टूपिड थी। जैसे एक बकरी बुचर के पास चली जाती थी वो आई। आप लोग मुझे मेंटली सिक समझते होंगे, लेकिन मैं सिक नहीं, मैं इनसेन हूँ। और अगले साल सेम हैंड राइटिंग में एक और लेटर आया, बेट्स हैड टू डाई, देयर विल बी मोर। और इस लेटर के एंड में जेड जैसा सिंबल भी था। द लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसने कहा ये मर्डर मैंने ही किया है। पुलिस ने केस में अच्छा काम किया, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों पर भी फोकस कर रहे हैं, वो अभी मेरे स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। अगला मर्डर दिसंबर 20, 1968 को हुआ, क्रिसमस से ठीक 5 दिन पहले। हाई स्कूल स्टूडेंट्स बेटी लो जेनसन एंड डेविड फेराडी अपनी पहली डेट पर गए थे। जाने से पहले उन्होंने जेनसन के पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो ठीक 11 PM तक घर आ जाएंगे। कुछ टाइम बाद कैलिफोर्निया की बेनिशिया सिटी में लेक हेरमन रोड से गुजर रहे कुछ बाइकर्स ने KAMC रैम्बलर कार में एक कपल को देखा। वो रोड साइड पर रुके हुए और कार में बातें कर रहे थे। लेकिन उन बाइकर्स के जाने की थोड़ी देर बाद जब एक और बाइकर उस रोड से गुजरा तो उसने उसी एरिया में 2 डेड बॉडीज देखी। उसने फौरन बेनिशिया पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी वहां पहुंचा। जब तक पुलिस आई बेटी लो ऑलरेडी मर चुकी थी। उसके पीठ में 5 बुलेट्स लगी हुई थी। डेविड कार के साइड में पड़ा था, उसके सर में बुलेट लगी थी और वो सांसें ले रहा था। कार के पीछे और ऊपर बुलेट्स होल्स थे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के मुताबिक किलर ने उन्होंने मारने से पहले कार से बाहर निकलने के लिए वार्निंग शॉट्स फायर किए थे और उन्हें समझ आ गया कि इसके पीछे भी कोई मोटिव नहीं था। ये एक रैंडम अटैक था। किलर को जो 2 लोग दिखे उसने उन्हें मार दिया और ये किलर कोई और नहीं जोडियाक ही था। इसके बाद जुलाई 4, 1969 को एक और इंसिडेंट हुआ। 22 ईयर ओल्ड डैर्लिन फेरिन एक वेट्रेस का काम करती थी। वो मैरिड थी और उसके बच्चे भी थे। उस शाम उसने अपने फ्रेंड माइकल मागाओ को पिक किया और ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क गई। रात में जहां वो रुके थे वहां एक कार आकर रुकी। ये दोनों अपने कार में ही बैठे थे। उन्हें देखकर वो कार पीछे चली गई, लेकिन कुछ मिनट्स बाद फिर से वापस आई। इस बार उस कार से एक आदमी उतरा। उसके हाथ में एक 9mm हैंड गन थी। उसने आते ही इन दोनों की कार पर फायरिंग शुरू कर दी। डैर्लिन की बॉडी में कई बुलेट्स लगी। माइकल की जा, शोल्डर और लेग में भी बुलेट्स लगी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डैर्लिन की मौत हो गई, लेकिन माइकल जिंदा बच गया और उसने जो रिपोर्ट दी वो पुलिस के बहुत काम आई। लेकिन यह शॉकिंग बात यह है कि माइकल के बचने का रीजन जोडियाक किलर कुत्ता, क्योंकि ये मर्डर मिडनाइट 12:10 से 12:20 के बीच हुआ और ठीक 12:40 AM पर वलीजो पुलिस डिपार्टमेंट को एक फ़ोन कॉल आया। एक आदमी ने कहा मैं एक एड्रेस बता रहा हूँ, वहाँ जल्दी जाओ। उसने वही एड्रेस बताया जहाँ उसने फायरिंग की। फिर उसने कहा मैंने उन्हें 9mm लोगर से शूट किया है, वो एक ब्राउन कार में पड़े होंगे और हाँ, इससे पहले लेक हेरमन रोड पर हुई मर्डर्स भी मैंने ही किए थे, गुड बाय। ये कहकर उसने कॉल काट दिया। जब पुलिस वहां पहुंचे तो दोनों सांसें ले रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल में डैर्लिन की मौत हो गई और माइकल ने बचकर किलर का डिस्क्रिप्शन दिया। इस इंसिडेंट को लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन पुलिस ने किलर और उसका कॉल्स के बारे में पब्लिक को कुछ नहीं बताया था। इस बात से चिढ़कर किलर ने जुलाई 31 को वेलेजो टाइम्स हेराल्ड, सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर और सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल न्यूज़पेपर को लेटर्स भेजे। जो मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था ना, वही। पहले न्यूज़पेपर वेलेजो टाइम्स हेराल्ड को भेजे 3 लेटर्स में उसने मर्डर्स की जिम्मेदारी ली। उसने विक्टिम्स, वेपन्स, नंबर ऑफ शॉट्स फायर्ड और ब्रांड ऑफ एम्यूनेशन, ये सारी डिटेल्स एकदम क्लियरली भेजी और साथ में एक साइफर का 1/3 पार्ट भी भेजा। साइफर मतलब एक कोडेड लैंग्वेज वाला पेपर। दूसरे न्यूज़पेपर सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को 2 पेज का लेटर के साथ साइफर का सेकंड 1/3 पार्ट भेजा गया और तीसरे न्यूज़पेपर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को उसने धमकी दी कि अगर अगले दिन तक ये पब्लिश नहीं हुआ तो वो एक स्कूल बस में स्कूल के बच्चों को मार देगा। और एंड में उसने एक बात लिखी, मुझे मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत फन है। पुलिस ने अब तक ये बातों लोगों से छुपा रखी थी, लेकिन अब उनके बस में भी नहीं रहा। लोग घर से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। अगस्त 2 और 3 न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि पुलिस के पास इसके किलर होने का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अगले ही दिन अगस्त 4 को सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर को एक और लेटर मिला। ये 3 पेजेस का था और इसमें उसे पहली बार अपना नाम रिवील किया। लेटर शुरू हुआ, दिस इज जोडियाक स्पीकिंग। उसने लिखा, पुलिस और न्यूज़पेपर्स डाउट कर रहे हैं कि मैं किलर हूं या नहीं। ये मेरी इंसल्ट है, इसलिए मैं कुछ और डिटेल्स दे रहा हूं। और उसने ये भी कहा, आपकी पुलिस मुझे पकड़ नहीं पा रहा है, इसलिए ऐसी सिली रीजंस दे रहे हैं। दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। ये पब्लिश होने के 1 हफ्ते बाद नॉर्थ साइलेंस के एक स्कूल टीचर डोनाल्ड हैडन और उनकी वाइफ बेटी ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को उस कोडेड मैसेज का सॉल्यूशन लेटर में भेजा। उनमें लिखा था, मुझे मारना पसंद है, इसमें बहुत फन है। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे जंगल में वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करना।
इंसान सबसे डेंजरस एनिमल है, इसीलिए मैं इंसान को मार रहा हूँ। उन्होंने मारते वक्त मुझे जो खुशी मिलती है वो किसी लड़की के साथ सोने पर भी नहीं मिलती। और एंड में उसने लिखा, जब मैं मारूंगा तो मैं हेवन में फिर से पैदा होऊंगा और जिन्हें मैंने मारा है वो सब वहां मेरे स्लेव्स बनेंगे। और इस न्यूज बाहर आने के बाद लोगों में डर और बढ़ गया। पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी, लेकिन नो यूज। उन्होंने सोचा इसे कोडेड लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो ये वेल एजुकेटेड होगा, लेकिन इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर सितंबर 27, 1969 कॉलेज स्टूडेंट्स ब्रेन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड लेक बेरिसा के पास रेस्ट कर रहे थे। तभी एक आदमी गन लेकर उनके पास आया। उसके चेहरे पर मास्क था और उसकी टी शर्ट पर एक व्हाइट क्रॉसड सर्किल का सिंबल बना था। उसने गन दिखाकर कहा, मैं जेल से भाग कर आया हूँ, मुझे कुछ मनी और एक कार चाहिए, मुझे मेक्सिको भागना है। उन्होंने सोचा कि कैश दे देंगे तो वो उन्हें छोड़ देगा, तो उन्होंने उसे कीस और पैसे दे दिए। इसके बाद उसने उन दोनों के हाथ बांध दिए और अचानक बिना किसी वार्निंग के ब्रेन की पीठ में 6 बार चाकू से मारा। ये देखकर जब सेसिलिया चिल्लाई तो उसके पीठ में 10 बार चाकू से मारा। इसके बाद वो ब्रेन की कार के पास गई, वहाँ एक नोटबुक पर अपना सिंबल बनाया, पिछले मर्डर्स की डेट और डिटेल्स लिखी और उस दिन की डेट और टाइम लिखकर वहाँ से चला गया। और थोड़ी देर बाद उसने खुद नापा पुलिस डिपार्टमेंट को फोन करके बताया, मैंने लोगों को मारा है, आकर बचा लो। ब्रेन बचा गया, लेकिन सेसिलिया की मौत हो गई। इसके बाद पॉल स्टेन, एक 28 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को भी ऐसे ही मार दिया गया। पुलिस के आने से थोड़ी देर पहले ही वो भाग गया। पुलिस ने गलती से एक ब्लैक मैन को अरेस्ट किया, लेकिन बाद में वो बेगुनाह साबित हुआ। फिर अक्टूबर 13, 1969 को द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक और लेटर मिला। उसमें लिखा था, पुलिस जैसा सोच रहा है मैंने वहाँ कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं छोड़े, उनकी नाकामियों की वजह से वो मुझे पकड़ नहीं पा रहे हैं। नवंबर 8 से दिसंबर 20, 1969 के बीच उसने कई लेटर्स भेजे। नवंबर 8 के लेटर के साथ उसने मारे गए पॉल की शर्ट का एक टुकड़ा भी भेजा। इसमें उसने अपने कुछ और मर्डर्स के क्लूज भी दिए, लेकिन वो उन्हें कोई सॉल्व नहीं कर पाया। नवंबर 9 को उसने एक 7 पेज लेटर भेजा। इसमें उन्हें पुलिस का मजाक उड़ाते हुए लिखा, पुलिस ने मुझे एक क्राइम सीन पर रोका था, लेकिन फिर जाने दिया, उनके पास दिमाग ही नहीं है। साथ में उसने एक बॉम्ब कैसे बनाता है ये डिटेल में लिखकर एक डायग्राम भी भेजा। फिर दिसंबर 20, 1969 को उसने फेमस अटॉर्नी मेल्विन बेली को लेटर लिखा, प्लीज मुझे बचाओ, मैं ज्यादा दिन कंट्रोल में नहीं रह सकता, मैं फिर किसी को मार दूंगा। इसके बाद उसने फाइनली एक और मर्डर करने की कोशिश की। विक्टिम का नाम था कैथलीन जॉन्स। उसके साथ उसकी एक बेटी थी और वो खुद 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। वो अपनी माँ से मिलने जा रही थी। रास्ते में एक कार ने उन्हें रोका और ड्राइवर ने कहा, आपका पिछले टायर लूज है, मैं फिक्स कर देता हूँ। उसने बोल्ट्स और लूज कर दिए और कहा फिक्स हो गया। जैसे ही कैथलीन ने ड्राइव किया, व्हील निकल गया। फिर उस आदमी ने कहा, कोई प्रॉब्लम है आप मेरी कार में आ जाइए, मैं लिफ्ट दे देता हूँ। कार में बैठने के बाद कैथलीन को एहसास हुआ कि ये ज़ोडियाक किलर है। उसने वहाँ गन और वही सिंबल्स देके वो फौरन अपनी बेटी को लेकर चलती कार से कूद गई। एक दूसरी कार ने उन्हें रोका और पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। अप्रैल 20 से जुलाई 26, 1970 के बीच उसने 5 और लेटर्स लिखे। उनमें उसने अपने मारे हुए लोगों की पहचान, कोड्स और कई क्लूज दिए। और फिर कुछ सालों बाद ये मर्डर्स रुक गए, लेकिन आज तक ये ज़ोडियाक किलर कौन है ये किसी को नहीं पता। बहुत से लोग पर सस्पेक्ट किया गया, लेकिन कोई भी ज़ोडियाक किलर प्रूव नहीं हुआ। इस किलर के एक मिस्ट्री बने रहने का मेन रीजन है कि उसके दिए हुए क्लूज को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन एक बात सच है, ऑफिशियली उसने 7 लोगों को मारा, पर FBI रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके हाथों मरने वाली संख्या शायद हंड्रेड्स में है। और ये भी कहा जाता है कि पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कई मर्डर्स को गलत दिशा में मूव किया और ये ज़ोडियाक किलर अमेरिका हिस्ट्री के टॉप मोस्ट ब्रूटल किलर्स में से एक बनकर रह गया। इस वीडियो को आखिर तक देखने वाले हर एक इंसान को मेरे दिल से थैंक यू। आप ही मेरा स्ट्रेंथ है। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा सफ़र यहाँ ना रुके, यहाँ इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो के एंड तक देखने के लिए लव यू सो मच।